नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक खबर आपको समझाएंगे। और पहले जल्दी आइए आपको बता देते हैं आज की 4 बड़ी खबर, जो खबर आज हम आपको समझाने वाले हैं। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी नरेंद्र नीतीश भाई भाई महिलाओं की कैसे बढ़ी कमाई। दूसरी खबर जो आज इस बुलेटिन में आपको समझाने वाले हैं, चुनावी साल में लालटेन और जंगल राज की चर्चा। तीसरी बड़ी खबर जो आज इस बुलेटिन में होगी, महागठबंधन से ओवैसी नाराज क्यों हुए। और चौथी खबर जो आज आपको समझाएंगे, पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं जिसमें बात होगी सबसे पहले बिहार की महिलाओं की। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पटना में करीब 2 घंटे तक बीजेपी की बैठक चली है और अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 40 पर्यवेक्षकों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है। पर्यवेक्षकों को अलग अलग लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई, यानी एक लोकसभा जितनी विधानसभा है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सभी से क्षेत्र में मजबूती से चुनाव की तैयारी करने को कहा गया है। 2/3 बहुमत आसानी से कैसे हासिल करें, इस पर रणनीति बनी। वहीं बैठक के दौरान बिहार बीजेपी ने चुनाव प्रभारी को स्क्रीनिंग की रिपोर्ट सौंप दी है। सभी सीटों पर उम्मीदवारों पर विस्तार से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा हुई थी। चुनाव प्रभारी रिपोर्ट को केंद्रीय कमेटी को सौंपेंगे। और आपको बता दें कि बीजेपी ने अमित शाह की बैठक का नाम दिया प्रवासी प्रभारी बैठक। और आइए जल्दी से आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, अमित शाह फिलहाल बिहार में हैं और अमित शाह प्रवासी प्रभारियों के साथ बैठक क्यों कर रहे हैं, इसे आप समझिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, अक्टूबर में तारीखों का ऐलान होगा और जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। बीजेपी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं और अमित शाह ने चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है। 40 पर्यवेक्षकों के साथ चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई। मजबूती से चुनाव की तैयारी करने के निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। हालांकि देखना होगा किस तरीके से उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखता है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने महिलाओं को सबसे बड़ी सौगात दी है। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सरकार ने 10-10 हजार रुपए की बड़ी राशि रोजगार के लिए भेजी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि नरेंद्र नीतीश बिहार की महिलाओं के 2 भाई हैं, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस पर खूब सियासत हो रही है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। अब आगे बढ़ने से हम लोग कोई नहीं रोक सकता। 75 लाख महिलाएं, 75 लाख बैंक अकाउंट। पीएम मोदी ने बटन दबाया और एक साथ 75 लाख खातों में 10-10 हजार रुपये पहुंच गए और जीविका दीदियों के चेहरे खिल उठे। 2 भाई जिसके घर में आ गए तो मजबूत क्यों नहीं होंगे। बहुत ज्यादा खुशी हुआ हमको। मौका था बड़ा और समय बिहार चुनाव से ठीक पहले। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति को भरोसा दिया और कहा, नरेंद्र नीतीश भाई भाई बिहार की होगी खूब भलाई। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार काफी कुछ कर रही है। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ काम करवाया है। इधर सीएम नीतीश ने महिलाओं के लिए खजाना खोला, उधर खुली सियासत होने लगी। महिला रोजगार योजना में केंद्र सरकार का 1 रुपये का योगदान नहीं है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। आप ही सुनिए। 1 ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपए, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे।
बिहार चुनाव में हर राजनीतिक दल की नजर महिलाओं के उस बड़े वोट बैंक पर है जो चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने का ताकत रखती है। ऐसे में देखना होगा डबल इंजन वाली सरकार का ये गेम चेंजर दांव इस बार कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप चुनाव की चाल को समझिए। देखिए, महिलाओं को नरेंद्र और नीतीश भैया की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च किया गया, जिनमें 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की मदद की गई है। मतलब एक बटन दबाते ही 10 हजार रुपए अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अब ये समझना जरूरी है कि इस योजना पर सरकार का कितना खर्च हो रहा है, तो आइए उसको भी समझते हैं। देखिए, 75 लाख महिलाओं को 10 हजार के हिसाब से दिए जाएंगे तो कुल खर्च 7,500 करोड़ रुपए का हुआ है। योजना का उद्देश्य क्या है वो भी आपको समझाते हैं। इस योजना के जरिए स्वरोजगार से महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। आधी आबादी को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना इस योजना का मकसद है। महिलाएं अपनी पसंद का बिजनेस शुरू कर सकेंगी जो पैसे उन्हें मिले। ट्रेनिंग देकर उनका कौशल विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। हाट बाजार विकसित कर उत्पादों को बाजार भी देना योजना का उद्देश्य बताया जा रहा है और लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, बिहार में महिलाओं की आबादी 6.11 करोड़ है। वहीं 3.5 करोड़ के करीब महिला वोटर्स हैं, जबकि महिलाओं की कुल आबादी में करीब 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। अब आप चुनाव की चाल समझिए। बिहार की महिलाओं के लिए 10 हजार रुपए बहुत बड़ी रकम है। 10 हजार की मदद से महिलाएं खुद का रोजगार कर पाएंगी। सौगात से खुश महिलाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी एनडीए को जीत दिला सकती है। कौन और ये कैसे होगा, आप ये समझिए। इसे समझने के लिए पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं की वोटिंग को समझना जरूरी है। देखिए, 2010 के चुनाव में औसत मतदान 53% रहा था। पुरुषों ने 51.12% और महिलाओं ने 54.48% वोट किया था। मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की भारी जीत हुई। उसके बाद बात करते हैं 2015 चुनाव की। 2015 में औसत मतदान 56.7% रहा। पुरुषों ने 53.3% वोटिंग की, जबकि महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत बढ़कर 60.5% हो गया। नतीजा ये हुआ कि नीतीश लालू के महागठबंधन को भारी जीत मिल गई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में औसत मतदान 57.3% हुआ। पुरुषों ने 54.9% वोटिंग की तो महिलाओं ने 59.6% वोट डाले। चुनाव परिणाम ये हुआ कि मोदी नीतीश की भारी जीत हुई और एनडीए गठबंधन को 40 में से 30 सीट पर जीत मिल गई। इसी तरीके से 2020 के चुनाव में भी औसत मतदान 57% रहा। पुरुषों ने 54.7% वोटिंग की, जबकि महिलाओं ने 59.7% वोटिंग की थी और नतीजा रहा कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। यानी कि जब जब महिलाओं की वोटिंग बढ़ी तब तब नीतीश कुमार को फायदा हुआ और अगर इस बार भी ऐसा होता है तो सीधा फायदा एनडीए सरकार को मिलेगा। बढ़ते आगे, महिलाओं को सौगात देने के साथ साथ पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद राबड़ी देवी के राज पर सवाल खड़े किए तो सीएम परिवारवाद पर जमकर बरसे। अब इस पर तेजस्वी यादव ने क्या पलटवार किया है, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था, खुद हट गया था। 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की आधी आबादी को बड़ी सौगात दी। लालू राबड़ी राज पर जंगल राज का आरोप लगाया और करोड़ों महिलाओं से वादा किया कि बिहार को दोबारा उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे।
कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था। पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश कुमार ने भी 2005 से पहले के दौर की याद दिलाई। खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। सीएम नीतीश ने परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद पर निशाना साधा तो तेजस्वी यादव को ये बात नागवार गुजरी। ये प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 17 महीने 18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी? चुनावी साल में जंगल राज के जिक्र से एक बार फिर से बिहार की सियासत सुलग गई है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप चुनाव की चाल को समझिए। देखिए, चुनावी साल में लालटेन और जंगल राज की बात आखिर क्यों हो रही है, ये आपको बताते हैं। देखिए, लालटेन आरजेडी का चुनाव चिन्ह है और माना जाता है कि बिजली वाले समय में लालटेन आउटडेटेड हो चुका है और ऐसा कहकर एनडीए के नेता आरजेडी पर निशाना साधते हैं। अब चुनाव की चाल आप समझिए। चुनावी साल में जंगल राज की बात आखिर क्यों हो रही है, तो 1997 में पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया था और कोर्ट ने तब के सरकार और शासन को लेकर ये बातें कही। भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे और तब से लेकर अब तक जंगल राज शब्द आरजेडी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हर चुनाव में जंगल राज का खूब जिक्र होता है। मोदी नीतीश 1990 से लेकर 2005 के बिहार की याद दिलाते हैं। 2005 के बाद पैदा हुए युवाओं को सचेत करते हैं और ये बताने की कोशिश होती है कि तब हालात कितने खराब थे। आरजेडी की सरकार बनी तो एक बार फिर से वैसे ही हालात बिहार में हो जाएंगे, एनडीए की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है। बिहार में दोबारा अंधेरे के शिकंजे में बिहार को नहीं जाने देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधन के दौरान ये बातें भी कही। तो एक तरीके से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज पर उन्होंने सवाल उठाए और परिवारवाद को लेकर भी हमला बोला गया। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए एक बड़ा चैलेंज भी दे दिया है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कमजोर नहीं समझने की चुनौती दी है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी का अररिया में महागठबंधन में शामिल नहीं होने का दर्द झलका और तेजस्वी यादव पर पार्टी तोड़ने का भी आरोप लगा दिया। ओवैसी इस दौरान तेजस्वी पर तीखा हमला करते दिखे और दोस्ती का हाथ बढ़ाने को उन्होंने कमजोरी नहीं समझने की सलाह दे डाली। हमारी इस दोस्ती की पेशकश को अगर कोई कमजोरी समझता है तो खबरदार, ये हाथ मंजलिस के बड़े दराज हैं जो दोस्ती के लिए भी आते हैं और तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। ओवैसी का महागठबंधन में शामिल नहीं करने का दर्द छलका तो कांग्रेस ने जवाब देते हुए दो टूक कह दिया कि जबरदस्ती किसी से निकाह तो नहीं कर लीजिएगा ना। ये ओवैसी जी ने किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, किसने उनका हाथ नहीं थामा, ये तो बेहतर ओवैसी जी ही जानते हैं। अब जबरदस्ती निकाह नहीं ना कर लीजिएगा जी। बता दें कि ओवैसी और उनकी पार्टी ने कई बार महागठबंधन में शामिल करने की अपील की, ये तर्क देते हुए कि इससे धर्मनिरपेक्ष वोटों का बिखराव नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी जब महागठबंधन के नेताओं ने कोई महत्व नहीं दिया तो ओवैसी का दर्द और गुस्सा दोनों सामने आने लगा है। 2025 में ओवैसी की पार्टी 2020 में 5 सीट पर जीत का रिजल्ट दोहरा पाती है या नहीं, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने बिहार में चुनाव लड़ा था। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट जीती थी। ओवैसी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, आरजेडी पार्टी में चले गए और ओवैसी की पार्टी का आरजेडी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा। अब आप चुनाव की चाल को समझिए। ओवैसी को किस बात का दर्द है और गुस्सा है। ओवैसी की पार्टी ने विधायक तोड़ने की बात को पीछे छोड़ दिया और पुरानी बातों को भुलाकर महागठबंधन की ओर अपना हाथ बढ़ाया था।
ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल करने की अपील की थी। AIMIM ने सीमांचल की सिर्फ 6 सीटें महागठबंधन से मांगी थी। AIMIM की अपील को महागठबंधन ने अनसुनी कर दी। जब महागठबंधन से जवाब नहीं मिला तो ओवैसी नाराज हो गए। पार्टी टूटने का दर्द भी ओवैसी का छलका। खैर, ये भी समझना जरूरी है कि ओवैसी की महागठबंधन में क्यों नहीं हो पा रही एंट्री, वो भी तब जबकि बार बार ओवैसी की पार्टी की ओर से महागठबंधन में शामिल करने को लेकर चिट्ठी लिखी जा रही है। इसको समझने के लिए पहले ओवैसी की राजनीति, उनकी पार्टी और पार्टी के नाम को समझना जरूरी है। ओवैसी की पार्टी का नाम है AIMIM, यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी ओवैसी की पार्टी के नाम में ही मुस्लिम शब्द है। दूसरी, बिहार में आरजेडी का सियासी समीकरण भी MY ही है। MY में M का मतलब होता है मुसलमान और Y का मतलब है यादव, यानी कि आरजेडी को भी मुस्लिम यादव की राजनीति करने वाली पार्टी ही माना जाता है। जातीय गणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मुस्लिम की आबादी 17.70% है, जबकि यादव की आबादी 14.27% है। मुस्लिम और यादव दोनों को मिला दिया जाए तो आबादी 31.97% यानी करीब करीब 32% हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि अब तक बिहार में ज्यादातर मुसलमान वोट आरजेडी को मिलता रहा है। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने मुसलमान वोटों में सेंधमारी की थी। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट जीत लिए थे। आरजेडी नेता नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो। यही वजह है कि बार बार चिट्ठी लिखने और धर्म निरपेक्ष वोटों के बंटवारे को रोकने की बात कहने के बाद भी ओवैसी की पार्टी की महागठबंधन में अब तक एंट्री नहीं हो पाई है, जिसको लेकर ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह अपने पैतृक गांव भोजपुर के जोकहरी पहुंचे और फिर उसके बाद आचार संहिता के एक मामले में रोहतास जिले के विक्रमगंज कोर्ट में पेश हुए। अब पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें काफी तेज हो गई है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच भोजपुर जिले में राजनीतिक हलचल तब और ज्यादा तेज हो गई जब भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अचानक अपने गांव आरा के जोकहरी पहुंच गए। पवन सिंह से मिलने के लिए समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरे के बाद पवन सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें फिर जोर पकड़ने लगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि वे बड़हरा या भोजपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या उनकी मां को टिकट मिल सकता है। हालांकि पवन सिंह ने मीडिया से कुछ नहीं कहा और अपने पैतृक गांव से सीधे रोहतास के विक्रमगंज पहुंचे। पवन सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट में हाजिर हुए। ये जो मामला था चुनाव आचार संहिता को लेकर था, उन पर मुकदमा हुआ था। पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन पवन सिंह का कुछ दिनों पहले आरा के पूर्व सांसद RK सिंह से मुलाकात और उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म के रियलिटी शो को बीच में छोड़कर बाहर निकल आना उसके चुनाव लड़ने की चर्चा को हवा दे रहा है। बता दें कि 2024 में पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन और सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।